हेलो गाइज, तो रिसेंटली मैंने 19 जुलाई को अपना लॉ का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि ये जो यूट्यूब पे जो वीडियोज चल रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक्स कर लो और ये क्वेश्चंस कर लो तो वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएंगे, तो उस चक्कर में आप मत रहना। मतलब आज से 2 महीने पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आना अब बंद हो चुके हैं। आईसीएआई ने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। हाँ, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब अभी जून के बाद से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बट उससे पहले के वीडियोज़ आप मत देखना। उससे पहले जिस किसी ने भी वीडियोज़ बना रखे हैं क्वेश्चंस के या फिर टॉपिक्स के तो वो इरेलीवेंट हो चुके हैं, उसको मत देखना। बाकी अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो मैंने कोई लेक्चर नहीं देखी थी किसी भी टीचर की। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो हर्ष गुप्ता की, शुभम केसवानी, शुभम सिंगल सर हैं, उनकी 1 शॉट वीडियोज़ आप देख सकते हो। बाकी मैंने तो इनमें से कुछ भी रेफ़र नहीं किया था, मैंने सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल रेफ़र किया था और उसके साथ साथ मैं उसी में अंडरलाइन करते हुए चल रहा था। स्पेशली उसमें जो लिमिट्स वाले जो भी चीज़ें थी, जैसे न्यूमेरिकल्स था, कहीं पे डाटा था या कहीं पे वही डाटा जो भी था, डाटा, न्यूमेरिकल, टाइम लिमिट जो भी था, ये सब पे आप ध्यान रखना। और उसके बाद किसके पास क्या अथॉरिटी है मतलब कुछ भी करने की, वो आपको माइंड में रखना है, वो सब आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो ये सब का ध्यान रखना। बाकी पेनल्टी की बात रही तो पेनल्टी में आपको सिर्फ सेबी की करनी है, फेमा की करनी है, निधि रजिस्टर्ड वैल्यूअर की करनी है और उसके अलावा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का कर लेना और वाइंडिंग अप का कर लेना। उसके अलावा किसी की पेनल्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो बुक को और तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज़ करोगे तो वो तुमको सिंपल लैंग्वेज में लॉ को समझा के दे देगा। बाकी लॉ वही है जो तुमने इंटर में पढ़ रखा है। मतलब अगर उसमें इंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इंटर में तुमने क्लियर कर लिया है तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना भी हार्ड नहीं है। बाकी हाँ, एक और चीज़ जो मैंने रेफ़र की थी वो थी विकल्प गुप्ता सर की 6th एडिशन आई है उनकी लॉ के सेट ऑफ क्वेश्चंस की। तो वो क्वेश्चंस कर लेना। वो पीडीएफ तुम बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल में दे सकता हूँ, वहाँ पे मैं दे दूंगा, वो कर लेना। उसमें से करीब मेरे एग्जाम में 60% क्वेश्चंस आए थे, तो वो पीडीएफ बहुत हैंडी रहेगी। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि अभी जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मतलब जो लोग अभी रिसेंट में कुछ दिनों में या फिर कुछ दिन पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे कांटेक्ट करो टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू, और उनसे पूछो कि उनके एग्जाम्स के क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चांसेस हैं कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस का जुगाड़ कर ले रहे हो, मतलब आई थिंक 400-500 क्वेश्चंस का जुगाड़ कर ले रहे हो, फिर तुम्हारा काम बन चुका है। वही क्वेश्चंस में से कुछ 50 क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे, वही एग्जैक्ट रिपीट होगा, आई कैन गारंटी डेट। तो तुम्हें ये करना है। अगर तुमने वो कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज विकल्प गुप्ता का वो है पीडीएफ है, वो कर लेना, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, बाकी मेरे एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आए थे वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि मेरे एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आए थे तो अगला सेक्शन तुम देख सकते हो, अदरवाइज तुम स्किप कर देना। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि मेरे एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आए थे। तो मेरे एग्जाम में इन टोटल आई थिंक 16 केस स्टडी थी। हाँ, 16 केस स्टडी थी और उसके बेसिस पे 50 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स और वही 100 मार्क्स हो गए। तो पहली जो केस स्टडी थी वो वाइंडिंग अप से रिलेटेड थी। पहला क्वेश्चन था कि अगर हमने रजिस्ट्रार को मतलब हम कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहे हैं और रजिस्ट्रार को 2 सालों में नहीं बताया कि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या कंपनी और डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई भी नहीं किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। दूसरा था कि अगर हमें अपना नाम आरओसी से हटवाना है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से हटवाना है तो उसके लिए कितना वोटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने इसका आंसर 75% मार रखा था, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हाँ, एक बात और कि मैंने जो ऑप्शन मार रखे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब मैंने जो मार रखा है उस पर रिलाई मत करना, एक बार बुक से भी क्रॉस चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। बाकी मैं जो कुछ ऑप्शन मार के आया हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन था रजिस्टर्ड ऑफिस को हमने शिफ्ट किया है तो उसके कितने टाइम बाद अपना नाम हटवा सकते हैं आरओसी में से, तो इसका आंसर 3 मंथ्स था। चौथा क्वेश्चन था कि हमने मतलब टू रियल है, हाँ, अगर कंपनी का नाम कंपनी का वाइंडिंग अप हो जा रहा है तो कंपनी विल सीज टू ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार बट विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस टू रियलाइज अमाउंट ड्यू। ये वाला एग्जैक्ट लाइन तुम याद कर लेना बुक में से, क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइन 4 में से एक ऑप्शन में था।
तो ये एग्जैक्ट लाइन तुम्हें वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो पहला केस स्टडी हो गया। दूसरा केस स्टडी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था। पांचवा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कि एनसीएलटी ने जो एनसीएलटी के पास कौन सा ऑर्डर पास करने की पावर नहीं है। तो बुक में इसका आंसर दे रखा है कि एनसीएलटी कैन पास फाइनल ऑर्डर बट नॉट इंटरिम ऑर्डर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बुक में ऐसा लिख रखा है कि एनसीएलटी के पास पावर है इंटरिम ऑर्डर पास करने की, बट एक ऑप्शन में दे रखा था कि एनसीएलटी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। तो ये उसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एनसीएलटी अपना ऑर्डर कितने टाइम लिमिट के अंदर में रेक्टिफाई कर सकती है। तो उसका आंसर 2 ईयर्स होगा। उसके बाद तीसरा केस स्टडी था कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जो भी चैप्टर का नाम है मुझे याद नहीं है। तो उसके बेस पे 7वां क्वेश्चन था कि कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कितने शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। तो इसमें बहुत ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा ट्रिकी थे, एक बार अच्छे से देख लेना इसको। तो मैंने लगाया था 75% अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन था कि फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए अप्रूवल की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इसमें मैंने लगाया था 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स अटेंडिंग द मीटिंग। इसमें अटेंडिंग द मीटिंग वाला पार्ट बहुत क्रूशियल है, एक बार देख लेना बुक से कि बुक में अटेंडिंग द मीटिंग दे रखा है या फिर टोटल शेयर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स दे रखा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, एक बार देख लेना तुम। उसके बाद चौथा केस स्टडी फेमा से रिलेटेड था। 9th नंबर क्वेश्चन कि फेमा के एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो कितने टाइम लिमिट के अंदर में रिसीव करने हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिक्वायर्ड अथॉरिटी, आई मीन आरबीआई। तो इसका मैंने 9 मंथ्स मार रखा था, बट ये प्योरली एक तुक्का था, तो एक बार खुद से देख लेना। 10वां था कि इम्पोर्ट डिक्लेरेशन अगर फाइल नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी कितनी लगेगी। तो मैंने इसका मार रखा था 3 इंटू ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये भी एक तुक्का था, एक बार देख लेना तुम। उसके बाद 5वां केस स्टडी इंस्पेक्शन से रिलेटेड, इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कि पास्ट डायरेक्टर क्या लाइबल होगा इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर हमने लाइबल तो होगा, ये आंसर है, बट हमें उस बंदे को नोटिस देनी है राइटिंग में। ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राइटिंग में नहीं दे रहे हैं, ओरली अगर उसको नोटिस भेज रहे हैं या फिर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो लाइबल नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन था कि व्हेन रजिस्ट्रार रिक्वायर नो नीड टू इशू रिटर्न नोटिस, मतलब रजिस्ट्रार को किन किन केसेस में रिटर्न नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो बुक में 3 केसेस दे रखे हैं कि जब इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द कंपनी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री या फिर इज इनकम्प्लीट, तो ऐसे करके 3 केसेस दे रखे हैं। इस केसेस में जरूरत नहीं होती है। बाकी एक आईसीआई ने चौथा केस मतलब जबरदस्ती घुसाया था ऑप्शन है। तो अगर तुमने बुक को ठीक से पढ़ के गए हो ये वाला चैप्टर में, इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में, तो वो ऑप्शन तुमको चमक जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो 3 कंडीशन दे रखे हैं वो अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में सेक्शन 206 क्लॉज 4 से था कि विच इज नॉट द प्रॉपर ग्राउंड टू इशू नोटिस फॉर इंक्वायरी। इसका आंसर था ग्राइवेंस ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट एड्रेस्ड। मतलब ये एक बार देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर है या नहीं। उसके बाद छठा केस स्टडी फेमा से रिलेटेड, 14 नंबर क्वेश्चन कि फेमा की एलआरएस की लिमिट क्या है, $250,000, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कमीशन फॉर सेल प्रोसीड्स ऑफ रियल एस्टेट, इसका आंसर है 5% और 25,000। और उसके बाद अप्रूवल लेने की ज़रूरत है या नहीं, ये भी एक बार देख लेना। 16 नंबर क्वेश्चन कंसल्टेंसी सर्विस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई लिमिट, आंसर $10 लाख। 17 नंबर क्वेश्चन रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी अप्रूवल लिमिट, आंसर $1 लाख, ठीक है। उसके बाद अगला 7th नंबर केस स्टडी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है कि इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है, आई थिंक, नहीं 2 क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कि अगर कोई बंदा दूसरी कंपनी में एमडी ऑलरेडी है, तो इस कंपनी में अगर एमडी अपॉइंट करना है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया ये है कि यूनैनिमस रिजोल्यूशन पास होना चाहिए और कोई भी बंदा उसके अगेंस्ट में वोट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई बंदा उसके अगेंस्ट वोट नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि वैकेंसी ऑफ केएमपी टू बी फिल्ड इन टाइम लिमिट, आंसर 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला केस स्टडी आईबीसी से रिलेटेड, 20 नंबर क्वेश्चन अथॉरिटी टू रन आफ्टर सीआईआरपी, आंसर आईआरपी। 20 नंबर क्वेश्चन की दो आरपी आए हैं रिजोल्यूशन प्रोपोजल, दोनों को वोट मिला है 66% से ज़्यादा। तो इस केस में कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा आरपी अप्रूव होगा। तो इसका आंसर आई थिंक जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो होगा। एक ऑप्शन में दे रखा था कि लॉटरी ड्रॉ करके निकालेंगे, तो ये आई डोंट थिंक उसका आंसर होगा, एक बार देख लेना। मतलब मुझे जहाँ तक याद है इसका आंसर वही है कि हाँ, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो होगा।
22 नंबर क्वेश्चन की 2 आरपी हैं, एक को वोट 66% से ऊपर मिला है, एक को 66 से नीचे मिला है। तो इसका सिंपल सा आंसर कि जिसको वोट 66 से ऊपर मिला है वो हो जाएगा आंसर। उसके बाद 9th नंबर केस स्टडी अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन से रिलेटेड है। 23 नंबर क्वेश्चन रीअपॉइंटमेंट ऑफ KMP कैन नॉट बी मेड बिफोर, आंसर 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी। ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन मैनेजरियल रिमोनेशन, इसका आंसर सिंपल सा था 10%। ये मतलब है 1%, 3%, 5%, 8%, 10%, 11%। तो ये पूरा याद होना चाहिए कि हाँ, मतलब इजी सा है, याद कर लेना। उसके बाद केस स्टडी नंबर 10 IBC से रिलेटेड अगेन 25 नंबर क्वेश्चन कि मान लो एक क्रेडिटर है, उसने वो फाइल कर दी है CIRP फाइल कर दी है, तो उसके अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर जो है वो क्या डिफेंस दे सकता है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे थे, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट आई थिंक इसका आंसर ये होगा कि सप्लाई पार्ट्स वर डिफेक्टिव। ये हो सकता है, मतलब अगर तुम IBC अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट इसका आंसर पता चलेगा। बाकी मेरे अंदाज में तो यही इसका आंसर है। MSME की लिमिट क्या है IBC के लिए, तो आई थिंक इसका आंसर 10 लाख है। उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट कितने दिनों में देनी है, तो इसका आंसर 10 डेज है। तो यहाँ तक था 27 नंबर क्वेश्चन। बाकी अगला केस स्टडी SEBI ICDR से रिलेटेड, IPO प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया एंड QIB का मिनिमम कितना % रिक्वायरमेंट है, तो इसका आंसर 75% है। 29 नंबर क्वेश्चन प्रोमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन और लॉक इन पीरियड, तो इसका आंसर 18 मंथ्स है। अगला केस स्टडी FCRA से रिलेटेड 30 नंबर क्वेश्चन कि FCRA का सस्पेंशन का टाइम लिमिट कितना है, तो 180 डेज प्लस 180 डेज इक्वल टू 360 डेज इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। ये वाला पॉइंट याद रखना कि इंक्लूडिंग एक्सटेंशन कितना डेज है। उसके बाद सस्पेंशन में कितना % कंट्रीब्यूशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, मैंने 25% मारा था, एक बार चेक कर लेना 25 या फिर 20 इसका आंसर होगा। अपील अगेंस्ट ऑर्डर कहाँ फाइल करना है, तो इसका आंसर आई थिंक हाई कोर्ट है। उसके बाद अगला केस स्टडी नंबर 12 33 नंबर क्वेश्चन लोन टू सब्सिडरी नहीं दे सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लेयर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी SEBI ICDR 35 नंबर के क्वेश्चन कि अगर हमने नया नाम से वो किया है, कंपनी बनाया है, तो मतलब कंपनी का नाम चेंज किया है, तो नए साल से नए नेम से कितना रिवेन्यू होना चाहिए पिछले 1 साल में, तो मोर देन और इक्वल टू 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या हम QIB और रिटेल इन्वेस्टर को डिफरेंट रेट पे इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज, तो मैंने इसका तुक्का मारा था कि नहीं कर सकते हैं, बाकी एक बार चेक कर लेना इसको। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कितना % अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन 25% मैंने मारा था, एक बार चेक कर लेना 25 है या 20 है। उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी 14 SEBI के फर्स्ट वाला जो चैप्टर है SEBI के अंदर में उससे रिलेटेड था। पेनाल्टी फॉर फेलियर टू रिड्रेस ग्राइवेंस 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पेनाल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। 40 नंबर क्वेश्चन अपील अगेंस्ट बोर्ड टू SAT, उसका टाइम लिमिट और उसके SAT को कितने टाइम के अंदर में उस अपील को डिस्पोज करना है, तो मैंने इसका 45 डेज और 6 मंथ्स मार रखा था, एक बार चेक कर लेना। 41 नंबर क्वेश्चन टाइम लिमिट टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बाय SEBI टू CG, 180 डेज मैंने मारा था, तुक्का था, देख लेना एक बार। 42 नंबर क्वेश्चन ये एक लाइन है उस चैप्टर में कहीं ना कहीं दे रखी है, वो एग्जैक्ट लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2 शैल वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैल और में ICAI कंफ्यूज कर रहा था। शैल बी लेड एज सुन एज, अब यहाँ पे एज सुन एज है या फिर कोई टाइम लिमिट है, एक बार देख लेना। मे बी आफ्टर इट, मतलब पूरा लाइन है कि अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2 शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज रिसीव्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसको ले डाउन करना है। तो ये वाला लाइन एग्जैक्ट देख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि सेल है या फिर मे है, और एज सुन है या फिर उसकी जगह पे कोई टाइम लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी 15, ये डायरेक्टर के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। 43 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी डायरेक्टर्स टू रिटायर, उसमें 3 KMP दे रखे थे, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 वुमेन डायरेक्टर और 7 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका आंसर मैंने 8 मार रखा था। 44 नंबर क्वेश्चन कि इस साल कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, इसका मैंने 3 मार रखा था। 45 नंबर क्वेश्चन कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया है 3 साल के टर्म के लिए, तो फिर उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कितना वो और कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो सकता है, तो एक टर्म के लिए और अपॉइंट हो सकता है, ये याद रखना कि एक ही टर्म के लिए हो सकता है, और उसका नेक्स्ट टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है, ये याद रखना है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन था कि वुमेन डायरेक्टर का
किस कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत है। तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर था 100 करोड़ एंड 300 करोड़। ये काफ़ी इजी था, याद कर लेना। नेक्स्ट केस स्टडी और लास्ट केस स्टडी नंबर 16 वाइंडिंग अप से रिलेटेड थी। 47 नंबर क्वेश्चन, ट्राइब्यूनल वाउंड अप कब कर सकता है किसी कंपनी को, जब आंसर होगा इसका एसआर जब पास हो जाए। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, टाइम लिमिट टू अपॉइंट लिक्विडेटर बाय ट्राइब्यूनल। ये मैंने तुक्का मारा था, 6 मंथ फ्रॉम पासिंग ऑफ एसआर। 49 नंबर क्वेश्चन, कंपनी रिफ्यूज टू प्रोवाइड ऑडिटेड बुक्स टू लिक्विडेटर, तो इसकी पेनाल्टी क्या होगी। आंसर 6 मंथ जेल। उसके बाद या तो एंड होगा या फिर और होगा, ऐसे इसी में कंफ्यूज कर रहा था। उसके बाद फाइन, मोर देन या फिर इक्वल टू, ये भी कंफ्यूजिंग है, मोर देन है या इक्वल टू है। 25,000 to 5 लाख। तो इसमें मेन कंफ्यूजिंग ये है कि जेल के साथ पेनाल्टी होगी, मतलब पैसे की जो पेनाल्टी है वो जेल और वो दोनों की होगी या दोनों में से कोई एक की होगी, और फाइन जो है वो 25,000 से ज़्यादा की होगी या 25,000 के इक्वल टू होगी। ये एक बार देख लेना। 15 नंबर क्वेश्चन की हु नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर इन गैजेट, मैंने मारा था इसका ट्राइब्यूनल। ये थे 50 टोटल क्वेश्चंस। अब मैं बता देता हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस थे। तो डायरेक्टर का जो टोटल था वो 4 क्वेश्चंस थे, अपॉइंटमेंट वाले से भी 4 क्वेश्चंस थे, बोर्ड वाले से 2 क्वेश्चंस थे, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन, वाइंडिंग अप से 8 क्वेश्चंस, मिसलेनियस से कोई क्वेश्चन नहीं था, कॉम्प्रोमाइज से 2 क्वेश्चन, कोर्ट वाला जो चैप्टर है उससे कोई क्वेश्चन नहीं था, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी से 3 क्वेश्चन, ई फाइलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थी। तो ई फाइलिंग वाला चैप्टर तुम पूरा छोड़ देना, उसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि MR1 को कितने दिन के अंदर में फाइल करना होता है, तो इसका आंसर होगा 60 डेज। बस ये पॉइंट माइंड में रखो, बाकी ई फाइलिंग वाले चैप्टर को कंप्लीटली छोड़ दो। उसके बाद फेमा से 6 क्वेश्चन आए थे, FCRA से 3 क्वेश्चन, IBC से 6 क्वेश्चन, और फिर सेबी से चैप्टर 1 से 5 क्वेश्चन थे, पहला जो चैप्टर है। उसके बाद LODR से कोई क्वेश्चन नहीं थे मेरे एग्जाम में, और चैप्टर 3 ICDR से 5 क्वेश्चन थे। तो ये मैंने चैप्टर का ब्रेकडाउन दे दिया है। बाकी तुम्हें कुल मिला के मैं एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करूंगा कि जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं उनसे पूछो कि उनको एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, बस वो कर लो, काफ़ी होगा। और विकल्प गुप्ता सर की जो 6th एडिशन की बुक आई है वो कर लो, मतलब मोर देन इनफ है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।